दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 13/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये 23वां सेट है। इससे पहले हम लोग 22 सेट देख चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान जो बदल कर जीटी रोड कर दिया गया। तो राइट आंसर होगा बी, शेरशाह सूरी। तो देखिए शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक जो शाही रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य के जनक था। शेरशाह सूरी ने राजमार्ग का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में NH1 और NH2 कहलाता है। शेरशाह ने जो है सोनार गांव से पश्चिमोत्तर भारत के बीच कंक्रीट सड़क का निर्माण करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड का मरम्मत करवाया। NH1 दिल्ली से अमृतसर तक जो है तथा NH2 दिल्ली से कलकत्ता तक है। NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH2 दिल्ली से कलकत्ता। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने NH2 का नाम बदलकर NH19 जो है दिया। फिर है कि औरंगजेब, देखिए औरंगजेब मुगल काल के अंतिम महान शासक था। ठीक है, बहादुर शाह जफर मुगल काल का अंतिम बादशाह था और आलम शाह जो है सैयद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 60, परिमाप 34, तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एल बी दे दिया गया है आपको, कितना 60, और यहाँ पे एल प्लस बी का मान कितना होगा, 2 इंटू एल बी है 34, जो कट के कितना होगा 17, यानी 2 इंटू एल प्लस बी है इतना, तो ये 2 उधर कट जाएगा तो कितना होगा, एल प्लस बी का मान हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है। ठीक, तो यहाँ से आपको जो है, अब देखिए एल प्लस बी का मान पता चल गया, तो हम क्या करते हैं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो एल प्लस बी का यदि होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ 17 का स्क्वायर करना होगा, यानी होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 289। ठीक है, 289। अब एल बी का मान तो पता है 60, तो 60 दूनी 120 जाके घट जाएगा 120, यानी होगा 9। ठीक है, ये होगा 9, 8 में से 2 गया कितना होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, यानी कितना होगा, तो 116। देखिए यहाँ पे जो है 9 में से 0 गया 9, 8 में से 2 गया 6, यानी 169 क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 169। ठीक है, अब विकर्ण बराबर होता है √100 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा √100, यानी कितना होगा, 13, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फिर देखिए लैपटॉप को इस तरह जो है कोडित किया गया है। फिर है तो कहता है मेंबर को, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है एल आता है आपको 12 पे। ठीक है, एल जो है 12 पे, एल का कोड 12, ए का 1, पी का 16, टी का 20, ओ का 15 और पी आता है आपको किस पे, 16 पे। तो यहाँ यदि आप गौर करें तो क्या किया गया है, 16 और देखिए यानी 12 और 16 को जोड़ दिया गया, 14 8 1 28। ठीक है, यानी दोनों लास्ट वाले को जोड़ दिया गया है। फिर इसी तरह आपको जो है यहाँ पे 1 और 15, 1 और 15 को जोड़ के 16। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया है, यानी एम का कोड होता है 13, ई का 5, एम का 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18। इन दोनों 13 और 18 को जोड़ दीजिए, 8 3, अरे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 31। फिर 25 5 30। ठीक है, 25 सॉरी, यहाँ पे 5 और 5 10, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट,
फिर कहता उस जो है विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार स्थिर द्रव्यमान और गतिमान द्रव्यमान में संबंध होता है। ठीक है, तो संबंध है कि m बराबर होता है m0/√1 माइनस v²/c²। ठीक है, तो लंबाई में जो है परिवर्तन यदि देखिएगा तो L बराबर होगा L0√1 माइनस v²/c²। ठीक है, उसके बाद देखिए और समय में परिवर्तन होता है t = t0/√1 माइनस v²/c²। ठीक है, तो आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट फिर कहता है कि जो है किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। तो 5 का बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में जब भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया जो लंबी अवधि तक नहीं चल सकी। भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, 1865 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक है जिसकी स्थापना 1881 में किया गया। और 1894 ईस्वी में पीएनबी बैंक की स्थापना की गई जो पूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व वाला बैंक जो है प्रथम बैंक है। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 ईस्वी में किया गया। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में किया गया और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में किया गया। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर एसपीआई नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का था भारत के उस स्थल का नाम बताएं जहां 0 मील का पत्थर 0 माइलस्टोन देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो ये नागपुर में है। भारत के उस स्थान का नाम नागपुर है जहां 0 मील का पत्थर देखा जा सकता है। भारत का 0 माइलस्टोन नागपुर को माना गया है। फिर है कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रो सर्वे के दौरान 1907 में स्थापित किया गया। जीटीएस सर्वे का उद्देश्य संपूर्ण का सही दूर का मापन करना है। नागपुर योजना का संबंध सड़क योजना से है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में एक दूसरे को काटती हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। 7 है कि प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T जो है बेल लेबोरेटरीज में जो है बजने जो है स्ट्रोस्टूप द्वारा खालिस्तान के दशक के प्रारंभ में किया गया था। 7 का ए 1980। तो प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास जो है AT&T जो है बेल लेबोरेटरीज में जो है वर्जन स्ट्रोस्टूप द्वारा जो है 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था। जावा का विकास जो है सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गॉस्लिंग द्वारा किया गया। जावा को 1995 में जावा प्लेटफॉर्म के मुख्य अवयव के रूप में विकसित किया गया। बेसिक एक लोकप्रिय सरल प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम भाषा है जिसका विकास 1964 में प्रोफेसर जॉन केमेनी तथा थॉमस कुर्टेज ने किया। और उसके बाद है प्रोलोग का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। फिर है कि फोर्थ भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूर ने किया था। इसका कंप्यूटर जो है इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी कार्यों में होता है। नेक्स्ट फिर है कि एक चुनाव में ए को कुल जो है मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले यदि केवल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया। ठीक है, और कुल वोटों की संख्या इतना है तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोट। अब कहता है कि उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोट तो मान लीजिए x है, इसमें से जो है 15% अमान्य है तो मान्य कितना होगा 85%। ठीक है, 85% और इसमें से इसको 75% ही मिला है और कुल मिला कितना तो 5, 6। ठीक है,
कुल मिला है 5 6 घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या इतना है। ठीक है, ये और कुल वोटों की संख्या आपको दे दिया गया, सॉरी कुल वोटों की संख्या दे दिया गया है 56। ठीक है, तो 240। ठीक है, तो 20 से 20, 20 से 20 कट जाएगा। अब इस सब को आप गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आप गुना करिए, यानी 56 85 75, तो 3 देखिए 6 पंचे 30, 30 पंचे 150। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 357 और 000, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहा था कि एक पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वाले एक ठोस गोले को दो जो है त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है। सभी भागों का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एस बराबर, तो गोला का संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक, एक भाग काटने पर क्षेत्रफल एक भाग। अब यदि यहाँ पे 2 त्रिज्या वालों तलों 4 समान भागों में जो है काट दिया जाता है। ठीक है, 4 समान भागों में काट दिया जाता है। एक ठोस गोले को दो त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काट दिया जाता है, तो एक भाग का काटने पर क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होगा, यानी 2πr²। ठीक, फिर दूसरे भाग का भी क्या होगा, तो 2πr² ही होगा। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, कुल क्षेत्रफल होगा 4 2 6 और 2 8, 8πr²। 8πr², यानी ये होगा 2 × 4πr², यानी कितना गुना है, तो 2s गुना। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 10 है, कहता है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया, ए ऑप्शन। तो देखिए भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। वर्ष 1998 में ईंधन के रूप में परिशोधित यूरेनियम से लेकर जो है ट्रिटियम ड्यूटेरियम का उपयोग किया गया था। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण किया गया। 11 मई 1998 को जो है ये जो है थर्मो न्यूक्लियर, और 11 मई 1998 को ही विखंडन। ठीक है, दूसरा जो है परीक्षण विखंडन के आधार और विखंडन के प्रक्रिया के आधार पर 11 मई 1998 को लो यील्ड प्रक्रिया के आधार पर, 13 मई 1998 को लो यील्ड पे ही, और 13 मई 1998 को लो यील्ड के प्रक्रिया के आधार पर ही। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को, ठीक है, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में किया था। देखिए कहता है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में, ठीक है, 4 घंटा प्रतिदिन, और अगले 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन, और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन करके 15 दिनों में जो है पूरा करता है। ठीक है, पूरा करता है। अब कहता है यदि वह अपने आधे घंटे के जो लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे होगा 5 × 4, ठीक है, जोड़, फिर हो जाएगा 5 × 5 जोड़ 5 × 6, ठीक है, तो 20 + 25 + 30, यानी कितना होगा 75 घंटा। तो कुल जो है टाइम हो गया 75। अब लंच ब्रेक सहित प्रतिदिन का काम, तो क्या हो जाएगा, लंच ब्रेक सहित प्रतिदिन का काम, तो कहता है कि वह आधे घंटे लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन जो है 8 घंटा काम करता है। तो अब लंच ब्रेक सहित प्रतिदिन जो है प्रतिदिन काम का घंटा होगा 8 - 1/2, तो यानी 7.5 घंटा, 7.5 घंटा। तो यहाँ पे देखिए 7.5, तो काम पूरा करने में लगा समय, तो टोटल कितना है 75 घंटा, और यहाँ पे 7.5, तो ये 0, ये कितना होगा 10 घंटा, 10 दिन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए जे को लिखा गया है 17, एन को लिखा गया है 13। ठीक है, तो जूनियर को किस तरह लिखा जाएगा, तो यहाँ पे यदि आप देखें जे 17, ठीक है, तो विपरीत अक्षर जे आता है 10 पे, इसका अपोजिट 17, एन आता है 14 पे, इसका अपोजिट 13। तो इसी प्रकार आप यदि देखें तो जे हो जाएगा जे, ठीक है, जे हो जाएगा आपको अपोजिट लीजिएगा 17, जे 17, यू 21 तो अपोजिट 6, एम एन 14 तो अपोजिट 13, आई 9 तो इसका अपोजिट 18, ओ 15 तो अपोजिट 12,
और 18 पे आता है इसका अपोजिट 9, ठीक है 9। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। कहता है वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, बी ऑप्शन। तो प्रोच्छ, ठीक है प्रोच्छया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है प्रोच्छाया कहलाता है। उपछाया वह क्षेत्र है जिसमें प्रकाश स्रोत केवल एक ही भाग अवरुद्ध होता है, ये स्थिति अंश ग्रहण कहलाती है, ठीक है। और एंट्रुम्ब्रा जो छाया या हल्का क्षेत्र होता है जो जो प्रछाया से परे दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़कर तो वह अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु में से नहीं गुजर सकता। प्रकाश स्रोत से विपरीत अपारदर्शी वस्तु की दूसरी तरफ एक काला क्षेत्र बन जाता है, उस काले क्षेत्र को छाया कहते हैं। छाया एवं प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के जो सीधी रेखा में गमन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, कथन है कि चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कहता है पुलिस कर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। फिर है कि चेन जो है स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। तो यहाँ पे यदि देखें तो ना कहीं यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये पहला गलत होगा कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल है। ये देखिए चेन दिन प्रतिदिन ये घटना घटती है, इसका मतलब ये है कि चेन स्नेचियों को सजा का कोई डर नहीं है, यानी कि दूसरा होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि एक त्रिभुज के दो कोनों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। एक त्रिभुज के दो कोनों का योग, ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे, ठीक है। तो मान लीजिए माना कि तीसरा कोण यदि x डिग्री है तो दो कोनों का योग जो है, दो कोनों का योग, ठीक है, इसके तीसरे के बराबर है, ठीक है, दो कोनों का योग। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो दो कोनों का योग क्या होगा, x ही तो होगा, ठीक है। दो कोनों का तीसरा कोण x है तो दो कोनों का योग x होगा। तो दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण इनका योग 180 होगा, यानी 2x बराबर 180 होगा। तो x बराबर 90 होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन। फिर है कि भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। तो देखिए भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर जो है इस जो विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर जो है साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा का एक टापू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। फिर है कि इस मूर्ति को लार्सन एंड ट्रूडो कंपनी ने बनाया है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। 17 का बी, यानी वनस्पति विज्ञान। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर आनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। वर्गीकी के जनक कैरोस लिनियस को। पादप क्रिया विज्ञान स्टीफन्स हेल्स को। भारतीय वनस्पति विज्ञान जो है विलियम जो है रॉक्सबर्ग को। और आधुनिकी भ्रूण विज्ञान ये जॉन वियर को कहा जाता है। 18 अतः 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महादेश में स्थित है। ए ऑप्शन एशिया में। तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला महादेश भी एशिया है, ठीक है। UNFPA 2023 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला अवरोही देश भारत, चीन, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस है। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, ठीक है, महादेश है। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महादेश है। विश्व की लगभग 60% आबादी एशिया महादेश में निवास करती है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है।
तथा इसका मान जो है क्या होने वाला है, तो ये होगा 3√5 और 125 का होगा 5√5, ठीक है। और नीचे में 4√5, 80 का 16 × 85 और ये हो जाएगा 6√5। तो कितना होगा 5 3 8√5 ऊपर में और नीचे में 10√5 ये कट जाएगा। तो कितना होगा 4/5, 4/5 जो कि एक परिमेय संख्या है, 4/5। ये ऑप्शन 20 कहता है कि जो है रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक साधारण क्वेरी भाषा है जिसका सी SQL। तो SQL जो है रिलेशनल डाटाबेस के डाटा को संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक साधारण क्वेरी भाषा है। SQL का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ISO का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और देखिए ISO का होता है आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। DML का पूर्ण रूप होता है डाटा, ठीक है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL का पूर्ण रूप होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। 21 नंबर देखिए, कहता है n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर शेषफल बचता है संख्या n के अंकों का योग। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसी स्थिति में जो ले लेते हैं कितना है 4660, इसमें से आप 1300 घटाइए तो हो जाएगा 3360, फिर 6900 में से घटाना है 4660, 2240, उसके बाद 6900 में से 1300 घटाइए तो ये हो जाएगा 5600। अब जो है क्या करिएगा, इस सब का जो है मौसम निकालना होगा जो घटाए हैं। तो मौसम निकालिएगा तो कितना होगा 1120 हो जाएगा मौसम कितना होगा 1120। अब कहता है कि अभिष्ट संख्याओं का अंकों का योग, तो 1 1 2 2 4 0 4 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² जोड़ b²। तो देखिए यहाँ पे जो है, लेकिन a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ab का मान जो है a × b यहाँ पे 0 है, यानी 0 × b या फिर a × 0, ठीक है। 0, b या a × a, 0 के रूप में जो अनंत संख्याओं के लिए सत्य हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी ए बी की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है, ए बी के अनंत संख्या के लिए। 23 नंबर देखिए, अमन के परदादा की आयु 105 है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु के 1/3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अमन के परदादा का 105 है, तो अमन के पिता राम सिंह की जो आयु होगा उसके दादा के 1/3, यानी कितना होगा 35। अब देखिए राम सिंह की आयु, तो राम सिंह की जो आयु होगा ये 35, और कहता है कि राम सिंह की माँ की आयु राम की आयु की दुगुनी थी, ठीक है। और 5 वर्ष पहले जो है जब अमर का जन्म हुआ था तब राम सिंह, तो देखिए 5 वर्ष पहले जब अमर का जन्म हुआ था तो राम सिंह की माँ की आयु निकाल लीजिए। तो राम सिंह की माँ की आयु क्या होगा, तो 35 - 5, 5 वर्ष पहले उसका दुगुना यानी 60। तो और अमन की वर्तमान आयु कितना है 5 वर्ष है। तो कहता अमन और राम सिंह की आयु का अंतर, तो अमन और राम सिंह, तो राम सिंह का कितना है 35, अमर का है 5, 35 में से 5 गया 30। देखिए कहता 27,000 रुपये 2 वर्ष की एक स्टैंडर्ड जो है बार जो है कहता खरीदने के लिए जो है 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा लैपटॉप का अंतिम मूल्य। तो यहाँ पे 24 का यदि देखें तो 27,000, ठीक है, 2 वर्ष की 15% अतिरिक्त भुगतान, तो इसका मतलब 115/100 गुने फिर 115/6, फिर कहता 6% के अतिरिक्त GST, तो फिर इसका 106% निकलना होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 29 13 आ जाएगा। नेक्स्ट कहता लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। तो 15वां है एक सिरे से और दूसरे सिरे से जो है आपको 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है।
9वें स्थान पे है, यानी इससे पहले 8 व्यक्ति होगा। तो कहता पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या कितना होगा? 8 5 13 23, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट 26 नंबर कहता है नीति आयोग का गठन, खाली स्थान 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया, सी ऑप्शन। तो देखिए नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से किया था। योजना आयोग केंद्रीकृत संगठन था, इसमें राज्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ठीक है, नीति आयोग को जो अधिक संघात्मक बनाया गया, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका जो असम से संबंधित है। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, नानाजी देशमुख एवं प्रणब मुखर्जी के साथ जो है दिया गया। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण 10 मार्च 2017 को किया गया। भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस पुल का उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया। भूपेन हजारिका पुल को ढोला सादिया सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, यह पुल ढोला और सादिया को जोड़ता है। ठीक है, जो क्रमशः अरुणाचल प्रदेश की ओर असम के बीच है। भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर है। पहला भारत रत्न 1954 में सी.वी. रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जो सी राजगोपालाचारी को जो सम्मानित किया गया था। कहता भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो है पहली जो है गायिका श्रीमती M.S. सुब्बालक्ष्मी। कहता है कि 36 और n के 900 और 900 9 और इतना है। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है 900 गुने 900। ठीक है, ये 9 चौक 36, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, कितना होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि √4 का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी कितना होगा 2 हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा कि सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है यदि 10 जो है क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल इतना है तो रेलगाड़ी की औसत चाल ये क्या है? तो 30 का देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होगा वो A1 A2 होते होते A10, ठीक है, बट्टा में 10। तो यहाँ पे होगा यानी क्या होगा? तो चालों का समांतर माध्य निकल गया। ये चालों का समांतर माध्य यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।